हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था, जैसे कि एक्सप्लेनेशन एंड इट्स रोल्स, एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप, थ्योरीज, वाई थ्योरीज कैन नॉट बी प्रूव्ड, और मेन टॉपिक था एक और हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी एंड इट्स अप्रोचेस, जिसमें हमने अर्ली इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रेस के बारे में बेसिक पढ़ा था, बोसियन एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एविडेंस टेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी द डिस्टेंट पास्ट, एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एविडेंस टेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस। जनरेटिंग अ थ्योरी और इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट एनफ। आप किसी भी रिसर्च के बारे में नॉर्मली आप थ्योरी बारे में उसके बारे में बता दें या फिर जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बारे में बता दें तो पूरी तरह से एनफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप जब तक उसके तह तक नहीं जाएंगे या फिर उसके बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे या फिर टेस्ट नहीं करेंगे कि मतलब क्या आपने जो रिसर्च बताया क्या पूरी तरह से करेक्ट है या नहीं है, या हो सकता है उसका जो फिजिकल जो बैकग्राउंड हो, हमारा फिजिकल बैकग्राउंड हो, चाहे क्लाइमेटिकल चेंजेस हो, वो कुछ अलग ही मेथड से हो या फिर कुछ अलग ही रियलिटी में कुछ अलग ही पार्ट हो, उसका एक अलग ही वे तरीके से क्या हो, तो उसके हिसाब से हमें सही तरीके से जानकारी पाने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करना पड़ता है। तो वी नीड सम रिलायबल मेथड्स ऑफ टेस्टिंग वेदर और नॉट दैट थ्योरीज इज लाइकली टू बी करेक्ट. If a theory is not correct, it may distract from our efforts to achieve understanding by misleading us into thinking the problem is already solved. टेस्टिंग करने के लिए हमें कुछ रिलायबल मेथड्स की ज़रूरत है, अलग अलग मेथड्स, जिससे कि हम लोग अपने थ्योरी को जो भी है उसको सही तरीके से प्रूव कर सके कि हमारा थ्योरी जो भी हमने एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, वो सही था, या फिर अगर जो हमने ऑब्जर्वेशन किया वो सही था या नहीं, उस हमारा पर्टिकुलर जो भी हमारे पास स्पीसीज रहेगा, स्पेसिमेन जो भी रहेगा हमारे पास, उसको उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ थ्योरी इज़ नॉट करेक्ट इट मे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर एफर्ट्स टू अचीव अंडरस्टैंडिंग बाय मिसलीडिंग अस थिंकिंग द प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी सॉल्व। मतलब यदि आपने थ्योरी जो भी बताया वो हो सकता है पास्ट के हिसाब से बिल्कुल ही गलत हो, या फिर आपने ऑब्जर्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक वे देखा, ठीक है, एक सिरा आपने देखा, दूसरा सिरा देखा है नहीं, तो हो सकता है उसका आंसर जो भी हो, हमारा फैक्ट जो हमारा पहले का जो फैक्ट है और आज हमने जो थ्योरी दिया है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हों, तो हमारा जो मेन अचीवमेंट है वो हम अपने अचीवमेंट से या फिर जो हमारा मेन एनालिसिस हम करना चाहते हैं उससे हम पूरी तरह से भटक जाएंगे। कंडक्टिंग रिसर्च डिजाइन टू टेस्ट एक्सपेक्टेशंस derived from theory allows researcher to eliminate some theories and to accept others at least tentatively. मतलब आपने अगर किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च किया या उसके बारे में टेस्टिंग की, तो आपने अगर किसी भी एक स्पेसिमेन के बारे में, एक स्पेसिमेन में आपने अलग अलग थ्योरीज दिए, थ्योरीज 1, थ्योरीज 2, थ्योरीज 3, थ्योरीज 4, बट जब आपने इसके बारे में टेस्टिंग की तो हो सकता है कि आपकी थ्योरी जो नंबर 1 है और जो नंबर 3 थ्योरी है वो आपकी परफेक्ट साबित हुई, और जो थ्योरी 2 है वो आपका गलत हुआ। तो टेस्टिंग करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने जितनी भी थ्योरीज दी है उसमें से जो आपने गलत है या फिर जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो आपकी सही थ्योरीज होगी उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी हमारा अचीवमेंट हम करना चाहते हैं वहाँ तक हम बहुत ही आसानी से पहुँच सकें। अब टेस्टिंग में क्या होता है, पहला एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है ऑपरेशनलाइजेशन एंड मेजरमेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड मेजरिंग अ वेरिएबल। इफ देयर इज नो वे ऑफ रिटेनिंग रिलेटिंग द थ्योरी टू ऑब्जर्व इवेंट्स इट डज नॉट मैटर हाउ गुड द थ्योरी साउंड्स, इट इज स्टिल नॉट अ यूजफुल साइंटिफिक थ्योरी। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या होता है कि हम लोग एक सबसे सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर मेज़र करना चाहते हैं। यदि आपका जो फैक्ट है, रियलिटी है, और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों आपस में बिल्कुल ही अलग हुए, मतलब ये दोनों में जो भी समानता है बिल्कुल भी नहीं पाई गई है, तो क्या होगा कि आप कितना भी अच्छा ऑब्जर्वेशन क्यों ना बता दो, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कितनी भी अच्छी अच्छी बातें न बता दो, लेकिन हकीकत में वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, तो आपके जो अच्छे विचार हैं उसके लिए वो कोई भी मतलब के नहीं रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि इट डज नॉट मैटर हाउ गुड द थ्योरी साउंड्स इट स्टिल नॉट अ यूजफुल साइंटिफिक थ्योरी। आपने किसी भी स्टेज के बारे में आपने जो भी एनालिसिस किया या फिर कोई भी स्पेसिमेन आपके पास मिली है टेस्टिंग के लिए, आपने उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं,
लेकिन यदि वो उस फैक्ट से या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फैक्ट से ज़रा भी मैच नहीं करती है, तो उस आपकी थ्योरी का या ऑब्जर्वेशन का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगा वो। स्पेसिफाइंग एन ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर ईच वेरिएबल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अदर इन्वेस्टिगेटर्स to check a researcher's result since depends on replication the repetition of result। इसके अकॉर्डिंग यदि आपने किसी एक स्पेसिमेन के बारे में आपने रिसर्च किया, ठीक है, आपने रिसर्च किया, उसके बारे में आपने कुछ एनालिसिस किया, जैसे ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आपने उसके बारे में रिसर्च किया। अब यदि कोई दूसरा रिसर्चर आता है, रिसर्चर 2, तो वो यदि आपके फैक्ट उसको मिल गए तो उसके लिए बहुत ही आसानी होगी कि आपने जो रिसर्च कर चुका है उसको दोबारा उसे रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। आपने जहाँ तक रिसर्च किया था अब उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा। तो ये हमारे एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत ही आसान होता है या फिर बहुत ही इजी हो जाएगा किसी भी फैक्ट चीज़ों को समझने के लिए। अब यदि आपने जो भी रिसर्च किया आपने उसे पूरी तरह से अपने तक प्राइवेट रखा, किसी को बताया नहीं, तो कोई भी रिसर्चर आएगा तो उसे दोबारा रिसर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हमें क्या बनाना है, चाय चाहिए, ठीक है। आपने दूध गर्म करके रख दिया और उसमें चीनी डाल दिया है, ठीक है, और आपने किसी को बताया नहीं आपने चीनी डाला है। तो जब दूसरा व्यक्ति जाएगा उसको काम को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने तो उसे बताया कुछ नहीं, उसे दिखेगा क्या है, दूध है, और ऊपर से वो चीनी डाल देगा और उसके बाद चाय दे देगा। तो जो व्यक्ति चाय पिएगा वो चाय पिएगा या शरबत पिएगा। तो इसी बिहाफ पे आपने जितने भी रिसर्च किए उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल या एनालिसिस हमें रिपोर्ट्स बना के रख देनी चाहिए या फिर एक जगह पे स्पेसिफाई कर देना चाहिए, ताकि जो नया रिसर्चर आए, जो हमारे यंग रिसर्चर्स आए, उस चीज़ को थ्योरेटिक के हिसाब से अच्छे से समझें और उसके बाद हमारा प्रोसेस करें। क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट करने का क्लासिफिकेशन भी एक और अच्छा तरीका होता है। जैसे आपने किसी भी चीज़ को, जैसे अब मैंगो ट्री ले लीजिए, ठीक है, मैंगो को भी अलग अलग होता है, जैसे रत्नागिरी आम हो गया, दशहरी आम हो गया, अलग अलग इस तरह के आम जैसे हो गए। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसे ईजिली समझ सकते हैं कि मतलब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि अब नॉर्मली हम देख सकते हैं कि हमारे जो हो गए नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। तो अगर इसकी जो भी फाइंडिंग हमें मिलेगी नियोलिथिक की, वो हमारे किस में जाएगा, नियोलिथिक के सेक्टर में जाएगा, और मेसोलिथिक के सेक्टर में जो मेसोलिथिक की फाइंडिंग्स होगी वो जाएंगे। वी मेजर्स अवर वेरिएबल, द फैक्ट दैट वी कैन मेजर दैम मीन्स that we can test our hypothesis to see if the predicted relationship actually exists at least most of time। हम अपने फैक्ट्स को भी मेज़र करते हैं ताकि हम पता कर सकें हमने जितने भी हाइपोथेसिस दिए हुए हैं उनमें से कितने सारे सही हैं या फिर कितने नहीं हैं, या फिर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं वो या नहीं करते हैं, इस बारे में है। तो जो हमारा टेस्टिंग का जो पहला पार्ट है, सैम्पलिंग है। आफ्टर डिसाइडिंग हाउ टू मेजर द वेरिएबल इन सम प्रेडिक्टेड relationships, investigator must decide how to select which cases to study to see if the predicted relationship hold। मतलब अगर कोई भी हमारा जो रिसर्चर है उसने ये डिसाइड कर लिया कि हमें मेज़र क्या करना है, यदि किसी रिसर्चर ने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चीज़ मेज़र करना है और कैसे मेज़र करना है, तो उसके बाद वो खुद ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से केस को हमें स्टडी करना है, कौन से केस को स्टडी नहीं करना है, या फिर कौन सा केस जो है हमारा इसके लिए परफेक्ट रहेगा, कौन सा केस ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसके बारे में डिसाइड करना। तो ये दो तरह केस होते हैं। पहला एक होता है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल मतलब जो भी हमने सैम्पलिंग के लिए जो भी केसेस हमने डिसाइड किए हैं उन सभी केसेस को इक्वल वेटेज देना, बराबर तरीके से सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना। Before researchers can sample randomly, they must specify the sampling universe, that is, the list of cases to be sampled from। अब किसी भी चीज़ को एक हमारे पास जो भी हमारा स्पेसिमेंस है इसके बारे में हमने अलग अलग केसेस जो भी रहेगा, केसेस 1 हो गया, ठीक है, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, तो इसके मतलब टोटल इतने सारे केसेस हैं। जितने भी टोटल केसेस होंगे उन सबको हम सैम्पलिंग यूनिवर्स के तौर पे देखा जाता है। यदि आपको किसी भी एक फील्ड के बारे में नॉलेज करना है या फिर रिसर्च करना है तो उसके जितने भी सैंपल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिवर्स। अ सैम्पलिंग प्रोसीजर शुड बी डिजाइन टू गेट अ फेयर अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिवर्स। सैम्पलिंग प्रोसीजर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी हमारा पॉइंट है, क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि हमारे पास कि जो भी हम रिसर्च करें पूरी तरह से फेयर हो, अनबायस्ड हो,
ताकि हमें किसी भी एक केस को ज़्यादा महत्व दें, किसी एक केस को कम महत्व दें, ठीक है, ये सही नहीं है। हमें जितने भी हमारे पास केसेस रहेंगे सबको बराबर वेटेज देंगे और जो भी हमारा फिर रिजल्ट आएगा वो सही तरीके से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन। टू सी इफ द प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट इन द डेटा, सम रिसर्चर्स कंस्ट्रक्ट अ कंटीजेंसी टेबल। जो हमारे पास डेटा रहेगा उस डेटा को सही तरीके से हमारे पास्ट के साथ रिलेट करने के लिए रिसर्चर्स लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा बनाते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हमारे एक रिसर्चर्स थे जॉन वाइटिंग्स, उन्होंने जो रिसर्च किया था कि वो एरिया या फिर वो ट्रॉपिकल कंडीशन जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कम होती है वहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट पार्टम सेक्स टाबू होता है। मतलब एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा आने के लिए गैप उनके पास 1 साल से ज़्यादा गैप रखते हैं। तो इसी के हिसाब से उन्होंने एक चार्ट बनाया था, उसी चार्ट के हिसाब से उन्होंने वो थेसिस को एक्सप्लेन किया था। यदि किसी एरिया में प्रोटीन की मात्रा हाई है तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन रखेंगे वो लगभग 47 लोग रहेंगे और जो लॉन्ग रखेंगे वो 15। मतलब देख सकते हैं आप कि हाई एरिया में जहाँ प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हाई है वहाँ पे ज़्यादातर लोग ड्यूरेशन क्या रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, और वही अलग जगह पे ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग रखते हैं। मीडियम में लगभग के आसपास बराबर ही है, यहाँ भी शॉर्ट ही रखते हैं। लेकिन जहाँ पे लो प्रोटीन होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन रखते हैं, ज़्यादातर लोग लॉन्ग ड्यूरेशन रखते हैं। वाइटिंग गिव्स पी वैल्यू लेस देन 0.01, दैट इज पी इज़ लेस देन 0.01। इन्होंने प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया हुआ था। अब आता है जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में अलग अलग तरीके से जो रिसर्च होते हैं वो क्या होते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है एथनोग्राफी। टू डिस्क्राइब कल्चर्स मोर एक्यूरेटली दे स्टार्टेड टू लिव एमंग द पीपल्स दे वर स्टडीइंग। किसी भी कल्चर के बारे में अच्छे से जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स क्या करते थे, उन्हीं के लोगों के साथ मिल सकते थे। जैसे कि अगर किसी एक ट्राइबल पीपल के बारे में लोगों को जानना था तो क्या करते थे, कुछ रिसर्चर उन्हीं ट्राइबल में जाके सम्मिलित हो जाते थे, उनके साथ रहना शुरू कर देते थे, उनके बारे में जानना, उनके डेली का जो रूटीन हो गया वो जानना, उनके कल्चर्स हो गया उनको जानना। तो ऐसे रिसर्चर्स उनके साथ जुड़ जाते थे। फील्ड वर्क द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मीन्स बाय विच मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। किसी भी कल्चर के बारे में अगर कल्चर है उसके बारे में अच्छे से जानकारी के लिए यदि आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे, यदि आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करेंगे, दूर से देखेंगे, थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे लिए सही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो सबसे एक कॉर्नर स्टोन है, कॉर्नर स्टोन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर जो रिसर्चर हैं वो फील्ड वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फील्ड वर्क यानी मान लीजिए किसी भी कल्चर के बारे में जानना हो तो उनके साथ रहना, या फिर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानना हो तो उनके साथ रहना। An essential part of the participation observation process is finding some knowledgeable people who are willing to work with you. आप किसी ग्रुप में गए, मान लीजिए आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं, आप किसी एक ग्रुप में गए, यहाँ तरह तरह के ट्राइबल लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, एक ही कम्युनिटी में कई सारे लोग होते हैं। हो सकता है कुछ लोग को उसी ट्राइबल के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो, या हो सकता है वो आपसे बात ना करना चाहें या आपसे डरें या आपको अपना ना समझें या फिर कुछ आपको बताएं ना। तो अलग अलग उनमें से क्या होता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें ये होता है कि हम लोग ऐसे लोगों को सर्च करें या ऐसे पीपल को उस कम्युनिटी में ढूंढें जो आपके साथ पूरी तरह से समझ सकें, आपको आपकी बातें समझ सकें, आपको बताने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो और नॉलेजेबल हो अपनी उस कम्युनिटी के बारे में। आप ऐसा थोड़ी है कि आप गए वहाँ पे और आपने 5 साल का बच्चा वहाँ पे लकड़ी खेल रहा है, पत्थर खेल रहा है, आप उससे बोले कि आप बताइए आपके पास्ट में क्या होता था, आप लोग का कैसे कैसे कल्चर इवोल्यूशन हुआ, तो ये सही थोड़ी है। तो आप उसके हिसाब से एक सीनियर बंदे के पास जाएंगे जो भी वहाँ पे सीनियर रहेगा, जो आपकी बातों को समझ सके, उससे बताएंगे, उससे पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे। तो एथनोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट यही काम होता है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना। Although ethnography is extremely useful for generating explanation, a field study of a single site does not generally provide sufficient data to test a hypothesis। जैसे कि एथनोग्राफी की बहुत ही एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है, ठीक है, किसी भी बारे में एक्सप्लेनेशंस के बारे में जानना, किसी थ्योरी के बारे में समझना। फॉर एग्जांपल दो कम्युनिटी है, ठीक है, दो कम्युनिटी है, कम्युनिटी 1 और एक और है कम्युनिटी 2, ओके।
अब एक रिसर्चर है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर, मतलब एक रिसर्चर गया कम्युनिटी 1 में, आराम से इसके बारे में जान रहा है सब कुछ, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। और यहाँ पे पॉलीगेनी का यहाँ पे काम होता है। पॉलीगेनी मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, कई सारी औरतों के साथ शादी करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में रिसर्च कर रहे थे रिसर्चर। तो उसको लगेगा अगर इस कम्युनिटी में है तो हो सकता है बगल वाले भी कम्युनिटी में यही हो, दूसरी कम्युनिटी में भी यही हो। तो इससे हम अपनी हाइपोथेसिस को सही तरीके से साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ उसी कम्युनिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। बगल वाले कम्युनिटी में क्या हो रहा है, फिर जो इससे पहले की कम्युनिटीज़ थी या फिर जो और कम्युनिटीज़ हैं उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सही नहीं है। तो या फिर कह सकते हैं कि इस तरीके से हम पूरी तरह से अपना जो भी थ्योरी है, एनालिसिस है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है एथनोग्राफी एज अ सोर्स मटेरियल। Ethnography is a valuable source of information for anthropologists in all subfields of the discipline. एथनोग्राफी जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फील्ड में एंथ्रोपोलॉजी के, क्योंकि एथनोग्राफी हमें एक सफिशिएंट डेटा देता है कि पर्टिकुलर किस कल्चर में कैसे कैसे ट्रेडिशंस थे, कैसे कैसे नॉर्म्स थे, या फिर कैसे कैसे उन लोग कस्टम्स वगैरह मतलब डिसाइड करते थे, कैसे रहते थे, सब कुछ मेन हमारा कौन देता है, एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी जो हमारा एक पर्टिकुलर स्टडी है या फिर जो पर्टिकुलर ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का, वो हर फील्ड के लिए एक बेस मटेरियल बनता है या फिर बेस सोर्स प्रोवाइड करता है। Data from ethnographies is particularly useful in cross-cultural research and remains the single best source of information. दो कल्चर्स के बीच का जो डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करते हैं, या फिर कल्चर 1 हो गया, फिर कल्चर यहाँ पे एक और दूसरा कल्चर हो गया, तो इसके बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए जो हमारे पास डेटा मिलता है, वो एथनोग्राफीज का जो डेटा होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद इन कल्चर कंपेरिजन। यदि आप किसी कल्चर में एक रिसर्चर है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी कल्चर के बारे में रिसर्च करना, या फिर एक ही कल्चर में या फिर एक ही सोसाइटी में वहाँ के रहने के बारे में जानना, उन लोग का क्या डाइट है, क्या पर डे का रूटीन है, उसके बारे में जानना, वहाँ का कस्टम्स क्या हो गया, वहाँ के पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों के बारे में जानना, इंडिविजुअल कम्युनिटी के बारे में जानना, ठीक है, इंडिविजुअल पीपल हो गया, इंडिविजुअल कम्युनिटी हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के हम लोग विद इन कल्चर कंपेरिजन कहते हैं। एथनोग्राफर्स को टेस्ट अ थ्योरी विद इन वन सोसाइटी, किसी भी एक सोसाइटी में। दे डिसाइड टू कंपेयर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, हाउस होल्ड्स, कम्युनिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट। यानी एक ही कल्चर के बारे में हम लोग को जब रिसर्च करना होता है पूरी तरह से, तो उसे हम लोग विद इन कल्चर कंपेरिजन कहते हैं। किसी फैमिली के हो गया, या फिर किसी इंडिविजुअल हो गया, कोई कम्युनिटी हो गई, या कोई जिला हो गया, या फिर कोई ट्राइबल ग्रुप हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में। हायर सर्वाइवल रेट फॉर द बर्थ आफ्टर लॉन्गर इंटरवल्स वुड सपोर्ट वाइटिंग थ्योरी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रीजनल कंट्रोल कंपैरिजन। जैसा कि आपने अभी देखा कि विद इन कल्चर में क्या होता था, हम लोग किसी भी एक सोसाइटी के बारे में जानते थे, लेकिन रीजनल कंट्रोल कंपैरिजन क्या होता है, किसी भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो भी रिसर्च का डेटा है वो एक सोसाइटी 1 का है मान लीजिए, और एक और बंदा जो भी है वो है सोसाइटी 2 का हो गया, तो जो इसका जो डिटेल्स होगा वो इसके साथ कंपेयर करना, या फिर जो इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर जो रिसर्चर ने जो रिसर्च किया है उसमें, और इस रिसर्चर ने जो किया था, रिसर्चर सेकंड ने जो किया था, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इन सब के बारे में जानना रीजनल कंट्रोल कंपैरिजन के अंदर आता है। इन ए रीजनल कंट्रोल कंपैरिजन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंपेयर एथनोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोसाइटीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, सोसाइटीज दैट presumably having similar histories and occupy similar environment। वही कि यदि एक सोसाइटी यहाँ है और एक सोसाइटीज यहाँ है तो इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उन लोग के क्या क्या हिस्ट्रीज हैं, कैसे कैसे उन लोग के इन्वायरमेंट्स थे उस टाइम के, इन सब के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉलेज ऑफ द रीजन अंडर स्टडी हाउएवर इज प्रोबेबली नॉट एज ग्रेट एज एथनोग्राफर्स नॉलेज ऑफ अ सिंगल सोसाइटी। एक कोई भी अगर एथनोग्राफिस्ट है जो कि दोनों सोसाइटी को आपस में कंपेयर कर रहा है, या 2 या 3 सोसाइटी को एक साथ स्टडी कर रहा है, यदि अगर कोई भी एक रिसर्चर अगर 2 या 3 सोसाइटी को रिसर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो पूरी तरह से किसी एक ट्राइबल के साथ रह नहीं रहा है। कभी इसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, कभी दूसरे सोसाइटी के साथ कर रहा है इंटरेक्ट, कभी तीसरे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इससे ये पूरी तरह से श्योर है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है
उसका जो भी नॉलेज का लेवल है किसी एक सोसाइटी के बारे में, वो एथनोग्राफर से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एथनोग्राफर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को सेलेक्ट करता है, उसके साथ वो रहना शुरू करता है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करता है, तो जाके अपने फिर वो रिसर्च को पब्लिश करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, वो तीनों सोसाइटीज़ को फिर कंपेयर करता है, तो वो रिसर्च तो इसी को करेगा, इसके जो रिपोर्ट्स आएंगे इसको स्टडी करेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस कल्चरल रिसर्च। इसके अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी, जितनी भी हमारे टाइम पे जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी या फिर जो पहले सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जिनमें कोई भी ऐसा डिफरेंस या फिर सिमिलरिटीज़ नहीं थी, या फिर कोई ज़रूरी नहीं था कि वो दोनों आपस में सेम ही हो, या हो सकता है वो अलग अलग टाइम पीरियड की हो या अलग अलग प्लेसेस की हो, तो उन सोसाइटीज़ को आपस में लिंक करना, आपस में उनके बारे में स्टडी करना क्रॉस कल्चरल रिसर्च होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन जनरल इंटरप्रिटेशंस on the basis of worldwide comparison by looking for difference between these societies having and those lacking a particular characteristic। या वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जो कंट्रीज़ में, अलग अलग कंटिनेंट्स में जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडीज़ करना कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, या फिर इनके कल्चर्स अलग थे, इनके कल्चर्स अलग थे, इन सब के बारे में जानना क्रॉस कल्चरल रिसर्च के अंदर आता है। तो ऐसे सोसाइटीज़, मतलब क्रॉस कल्चरल रिसर्च के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें डेटा मिलता है वो हमें दो जगह से मिलता है। एक होता है स्टैंडर्ड क्रॉस कल्चरल सैम्पल्स SCCS, जिसके पास टोटल 186 सोसाइटीज़ के डेटा होते हैं वहाँ पे है, एंड द एनुअली ग्रोइंग EHRAF वर्ल्ड कल्चर्स, ह्यूमन रिलेशंस एरिया फाइल EHRAF वर्ल्ड कल्चर्स। इसमें हमारे पास टोटल 285 प्लस सोसाइटीज़ के बारे में डेटा है। The greater the number of societies examined in a study, the less likely investigators will have detailed knowledge of the societies involved। कोई भी रिसर्चर यदि जितने ज़्यादा सोसाइटीज़ के बारे में रिसर्च करेगा, उसके पास पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में नॉलेज कम ही रहेगा। अगर एक रिसर्चर एक सोसाइटी को समझने के लिए 1 ईयर का टाइम ले रहा है, और जो सेकंड हमारा जो रिसर्चर है वो ही 1 साल में लगभग 10 सोसाइटीज़ को समझने का टाइम ले रहा है, तो इससे ये कन्फर्म है कि पर्टिकुलर एक सोसाइटी जो भी होगी, एक सोसाइटी और इसकी जो एक सोसाइटी का जो भी नॉलेज होगा वो इस वाले से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे 1 साल में सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहा है, और यह 1 साल में इतनी सारी सोसाइटीज़ को समझ लिया, तो इसके पास जितनी नॉलेज होगी वो इसके पास होगी नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। आपने अभी कितने भी कल्चर्स हो गए उनके बारे में रिसर्च कर लिया, सब कुछ जान लिया। अब हिस्टोरिकल रिसर्च उनके बारे में क्या होता है, या फिर कैसे रिसर्च की जाती है कि हमारे जो हिस्ट्री में थे वो सब कैसे थे, या फिर हिस्टोरिकल पास्ट हमारा कैसा था। एथनो हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ स्टडीज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव मटेरियल्स अबाउट अ सिंगल सोसाइटी एट मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम। यदि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिसर्च किया जाए तो लेयर बाय लेयर इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो यदि लेयर 1 में पर्टिकुलर एक सोसाइटी जो हमारी पहले जो भी रिसेंट की सोसाइटीज़ है वो उसके बारे में हमें डिटेल मिला, जो लेयर 2 हमारा जो हो गया उस पर दूसरा मिला, लेयर 3 पे हमारा तीसरा मिला, तो अलग अलग जो हमारे टाइम पीरियड पे जो हमारा सोसाइटीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलते हैं या फिर मटेरियल्स जो प्रोवाइड होते हैं उनके बारे में रिसर्च होता है। एथनो हिस्ट्री हमारा वो काम करता है। एथनो हिस्ट्री क्या करते हैं कि किसी एक जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड होगा जिसके बारे में हमारे पास डेटा रहेगा, या फिर जिसके बारे में हमारे पास कुछ मटेरियल्स रहेंगे, एविडेंसेस रहेंगे, रिटन रिकॉर्ड्स रहेंगे। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल टाइप्स जस्ट एज एथनोग्राफी प्रोवाइड्स द एसेंशियल डेटा फॉर ऑल नॉन हिस्टोरिकल टाइप्स। हिस्ट्री में 2 टाइम पीरियड्स होते हैं, एक होता है जिसके हमारे पास नो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता है, और एक होता है जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होता है। तो जो नॉन रिटन हिस्टोरिकल जो टाइप्स होते हैं, नॉन रिटन या फिर जो नॉन हिस्टोरिकल टाइप्स का जो रिसर्च होता है वो कौन करता है, एथनोग्राफिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ डेटा नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तो उनके बारे में रिसर्च करना, उस टाइम पीरियड पे क्या क्या था, उनके कुछ स्पेसिस मिल गए, हमें कुछ स्पेसिमेन मिल गए, आर्टिफैक्ट्स मिल गए, तो उनके बारे में जो रिसर्च करेगा वो एथनोग्राफिस्ट कहलाएगा। और जो हमारा एथनो हिस्टोरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड का रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। इफ़ वी कैन एग्जामिन हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस वी मे बी एबल टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स।
किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कहलाता है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें डेटास को फिट करना चाहिए। यदि एक जो हमारे स्पेसिमेन है वो इस टाइम पीरियड का है तो उसके जस्ट बाद हमारा दूसरा नंबर का रखना चाहिए, 3 नंबर फिर ऐसे सीरीज़ में रखने चाहिए, ताकि हम लोग कार्ट को घोड़े से पहले ही न लगा दें। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है, तो हमारा जो बैलगाड़ी होता है या फिर कह सकते हैं, तो गाड़ी को हम लोग बैल के आगे न लगा दें, क्योंकि उससे फिर चलेगा तो है नहीं। तो इसीलिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी हमारे पास स्पेसिमेंस मिल रहे हैं, जो डेटा मिल रहा है, वो हम लोग पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ लगाते रहें, ताकि हमारा जो भी डेटा मिलता रहे, जो एनालिसिस होता रहे, वो सही तरीके से होता रहे। अब आता है स्टडिंग द डिस्टेंट पास्ट। Archaeologists attempt to determine how people live in a particular place at a particular time and when and how their lifestyle changes. Archaeologists determine करते हैं कि particular place पे या फिर particular time पे, किस particular time पे और किस जगह पे लोग कैसे रहते थे, उनका कैसे कैसे लाइफ स्टाइल हुआ करता था, ये सब के बारे में। पर्पज़ ऑफ कल्चरल हिस्ट्री वाज टू ट्रेस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कल्चरल हिस्ट्री जो होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ ये है कि कैसे कैसे सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट शुरू हुआ, कैसे कैसे लोगों ने घर बनाना शुरू किया। पहले जैसे झोपड़ी में रहते थे, उसके बाद फिर बिल्डिंग्स स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे कल्चर्स हुआ करते थे, या फिर पहले हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करता था। पहले जो भी इन लोग का डाइट का होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करता था। अब क्या हो गया, हमारा ग्रेन्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब स्टार्ट हो गए। तो ये कैसे कैसे चेंजेस हैं, इन सब के बारे में कल्चरल हिस्ट्री का काम होता है। कैसे कैसे सिटीज़ और स्टेट्स डेवलप हुए, कैसे कैसे बाउंड्रीज बनी, ये सब हुआ। और आर्कियोलॉजिस्ट एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलाई ऑन 4 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस टू लर्न अबाउट द पास्ट। कौन कौन से हो गए, ये आर्टिफैक्ट्स हो गया, इको फैक्ट्स हो गया, फॉसिल्स हो गया और फीचर्स हो गया। और पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का क्या होता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे वो एप्स बने, एप्स से फिर कैसे कैसे ह्यूमन में इवोल्यूशन होते गया, कैसे कैसे बनते गए। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपैथिकस हो गया, उसके बाद होमो इरेक्टस हो गया, होमो हैबिस हो गए, उसके बाद कैसे कैसे ये लोग होमो सेपियंस आए, मतलब कैसे कैसे इवोल्यूशन। पहले जैसे कि 4 पैरों में चलते थे ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद फिर कैसे कैसे झुक के चलना शुरू किए, फिर आज 2 पैरों पे चलने लगे इंसान, अच्छे से चलने लगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, एनीथिंग मेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमन इज़ एन आर्टिफैक्ट। कोई भी चीज़ इंसान के द्वारा बनाई गई हो या उसे मॉडिफाई किया गया हो या फिर उसे यूज किया गया हो, उसे आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट आर स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स इंसान लोग यूज करते थे। हाँ, स्टोन्स को तो वो लोग बनाते नहीं थे, लेकिन हाँ, स्टोन टूल्स को वो लोग डेवलप कर सकते थे, क्या पत्थरों को आपस में तोड़ना इस तरीके से ताकि उसमें धार बन जाए। विच आर्कियोलॉजिस्ट का लिथिक्स, उन्हें लिथिक्स बोला जाता है। इंडीड लिथिक्स आर द ओनली काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल फॉर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी इनके पास जो भी चीज़ें यूज़ करते थे या डेली रूटीन में, तो उनमें से 99% जो भी हमारे पास डेटा मिला है, किसका मिला है, लिथिक्स का, स्टोन टूल्स का। क्यों, क्योंकि स्टोन्स क्या होते हैं, ख़राब होते नहीं है जल्दी, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ख़राब होने में। अब यदि कोई, अब जैसे जानवरों की स्किन कोई पहन रहा है, जानवरों की स्किन पहन रहा है, या कहीं कुछ क्या खा रहा है, कुछ खाने का आर्टिफैक्ट्स हो गया, फिर कुछ जानवर को किसी पहले के लोगों ने, ह्यूमन ने खाया होगा, तो उनके जो हड्डियाँ होंगी, हड्डियाँ तो सब ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन हाँ, स्टोन टूल्स उनके रह गए। तो ज़्यादातर क्या होता है, स्टोन टूल्स जो होते हैं हमारे लिथिक्स को होते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो जो भी हमें आज तक जो भी डिटेल्स मिले या फिर जो भी हमारे पास उनके बारे में जो भी सैम्पल्स मिले हैं या फिर स्पेसिमेंस मिले हैं, उनमें से 99% हमारा लिथिक्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इको फैक्ट्स। नेचुरल आइटम्स दैट ह्यूमंस हैव यूज्ड, थिंग्स दैट इज रिमेन्स ऑफ एनिमल्स ईटन बाय ह्यूमंस और प्लांट्स, पॉलेंस फाउंड ऑन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। एग्जांपल ऑफ इको फैक्ट। इको फैक्ट्स मतलब वो नेचुरल आइटम्स जिन्हें इंसान यूज किए होंगे खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स को खाया, तो अब एनिमल्स यदि मर गए तो अपने से मरे होंगे, तो उनका पूरी तरह से जैसे बॉडी मिल गई। हाँ, जैसे कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था इंसानों का, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था जानवरों का। जानवरों को लोग, इंसान लोग पहले के मार के खाते भी थे, तो जले हुए हड्डियों के मिलते थे, एसेस मिलते थे, वो सब क्या होता था, हमारा इको फैक्ट्स के अंदर आता था। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, द हार्डन रिमेंट्स और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द पास्ट। एंसेंट टाइप में जो अलग अलग तरह से हमारे जो प्लांट्स हुआ करते थे, एनिमल्स हुआ करते थे, उनके जो हमारे फॉसिल्स रह जाते थे,
इम्प्रेशंस या फिर उनके रह जाते थे किसी भी रीजन से, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ हो या फिर कोई नेचुरल कंडीशन के हुआ हो, तो उन्हें सबको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। फीचर्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स ऑफ ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग दैट कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिस्ट साइड। हर्थ, स्टोरेज, पिट्स एंड बिल्डिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फीचर्स। तो फीचर्स वो होते हैं कि जो हमारे पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, ह्यूमंस हुआ करते थे, जिसे यूज़ करते थे, जैसे कि हो गया चूल्हा बनाना, ठीक है, अलग अलग तरीके से खाना बनाने के लिए चूल्हा का यूज़ करते थे, वो हो गया। जो उनके जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, उनके घर वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जिसे हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ से वो रिकवर हुए हैं वहाँ से हम उठा के उसको लैब तक नहीं ले जा सकते। फाइंडिंग द एविडेंस ऑफ द पास्ट। अब पास्ट के बारे में जो हमें एविडेंस कैसे मिले उनके बारे में फाइंड करना। हमारा जो पास्ट हुआ करता था उसके क्या क्या एविडेंस होते हैं, अपने पास्ट के बारे में जानने के एविडेंसेस होते हैं। Archaeologists and paleoanthropologists usually restrict their searches to what are called sites. आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर साइट पे ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं कि मतलब अगर किसी भी एक पर्टिकुलर साइट है वहाँ पे उनको कुछ अगर एंशिएंट का रिमेन्स मिला या फिर फॉसिल्स मिले तो उसके बारे में वहीं पे वो आसानी से रिसर्च करते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साइट पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ रिमेन्स जो भी मिले हमारे एंशिएंट पीपल्स के, तो लोग वहीं पे पूरी तरह से उसको रिसर्च करते हैं, कैसे कैसे रहा जाता था, वो अपने ऑब्जर्वेशंस वहीं से जनरेट करते हैं। Sites are known or suspected locations of past human activities that contain a record of that activity. तो sites वही places होते हैं या फिर वो locations होते हैं जहाँ पे पहले की past human activities हुए रहते हैं। पास्ट के लोग वहाँ पे कैसे कैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, कैसे कैसे रहते थे, कैसे कैसे उनको घर थे, उनका डेली का लाइफ रूटीन, ये सब साइट्स कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मस्ट बी पोम्पई, an entire city that was buried in eruption of Mount Vegas in AD 79। 79 AD में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, बहुत ही बड़े पैमाने में इरप्शन हुआ था, जो कि एक जो पोम्पाई सिटी था वहाँ पे 79 AD में। पोम्पई सिटी को पूरी तरह से वो लावा से में भर दिया था, मतलब पूरी तरह से वो बरीड हो गया था पोम्पई सिटी उसमें, जो कि अब इस समय रिसर्च वगैरह शुरू हुआ था 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया है। Find every scrap of evidence about the past that a given site holds to record the horizontal and vertical location। अब यदि कोई भी एक पर्टिकुलर साइट है, आपने बोल दिया कि वो साइट समझ लीजिए दिल्ली में है, ठीक है, कि हमने एक साइट हमें मिली है हमें एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, वो दिल्ली में है। अब कोई भी रिसर्चर जाएगा तो पूरी दिल्ली को थोड़ी छान मारेगा वो, या फिर आपने बोल दिया कि वो इस हॉरिजॉन्टल एरिया में है, तब दिल्ली का जैसे मैप अगर ये है मान लीजिए, और उसने बोल दिया कि इस लेटीट्यूड पे है, ठीक है, या फिर इस हॉरिजॉन्टल एरिया पे है, तो या तो वो यहाँ सर्च करे, यहाँ सर्च करे, यहाँ सर्च करे, यहाँ कहाँ कहाँ सर्च करेगा। इसलिए जो साइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या फिर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों का पॉइंट दो किस प्लेस पे है। यदि अगर वो यहाँ प्लेस पे, इस प्लेस पे हमारा वो साइट मिला है, तो आप यहाँ का दो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो जिससे कि जो भी रिसर्चर हो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके और जल्दी से अपना काम शुरू कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसी भी साइट्स का कि रिकॉर्ड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन। Archaeologists and paleoanthropologists want to go out and find sites. They typically employ one or two basic methods। तो आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, किसी भी साइट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जानना या फिर नए नए साइट्स को डिस्कवर करने के लिए वो लोग दो ही मेथड्स को यूज करते हैं। एक पेडेस्ट्रियन सर्वे हो गया और दूसरा हो गया रिमोट सर्विंग। तो पेडेस्ट्रियन सर्वे जैसे कि नाम से है कि वो लोग पैदल जाते थे, ठीक है, पैदल सर्च करना किसी भी एक पर्टिकुलर साइट को। जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक साइट मिली है, अब वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। अब कुछ और सोचेंगे कि हो सकता है अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यहाँ के लोग यहाँ रहते थे तो हो सकता है कि इस एरिया में भी रह रहे हो, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, पैदल सर्च करना शुरू कर देते थे। दूसरा होता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, जो कि सर्वे बाहर से होता है, मशीनरी से सर्वे करते थे कि कहाँ पे क्या आर्कियोलॉजिकल साइट होती है, एक्सरे टाइप का कुछ काम करता था वो। पुटिंग इट ऑल इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपके जो भी रिसर्च मिले या फिर जो भी डेटा मिला है अलग अलग टाइम पीरियड का, तो उसको आप किस वे में रखें कि वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। पुटिंग दिस मटेरियल इन कॉन्टेक्स्ट विथ वन अनदर इज रियली व्हाट आर्कियोलॉजी एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट आर नो ऑल अबाउट। अलग अलग टाइम पे जो भी हमें रिसर्च डिटेल्स मिले या फिर जो स्पेसिमेन मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, उन सबको एक पर्टिकुलर प्रॉपर सीक्वेंस में हमें प्रोवाइड करना ही
मेन आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। कंटेक्स्ट ये हाउ वाई दे आर्टिफैक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स आर रिलेटेड। यदि आपको इसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड समझ लीजिए 4 मिलियन ईयर्स अगो का जो भी एक डिटेल मिला है यहाँ पे, उसके बाद जो 3 मिलियन ईयर्स अगो का जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये सब, तो इन सब चीज़ों को पर्टिकुलरली लिंक करना, आपस में रिलेट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। फॉर एग्जांपल यदि आप कुछ चीज़ मिला है, जैसे कि एक स्टोन टूल मिल गया, ठीक है, एक स्टोन टूल मिल गया और एक कुल्हाड़ी मिल गई और एक तलवार मिल गया, तो आपने लगा दिया, पहले तलवार रख दिया, फिर स्टोन रख दिया, फिर कुल्हाड़ी रख दिया, तो इससे कोई समझ नहीं पाएगा कि अब लोगों को लगेगा कि हो सकता है पहले के लोग तलवार से शिकार करते थे, उसके बाद तलवार शायद कहीं खो गई होगी तो पत्थर से शिकार करना शुरू कर दिए, या फिर पत्थर भी हो गया तो फिर कुल्हाड़ी से काम करना शुरू किए। तो इस तरीके से सही तरीके से नहीं है। मतलब ये जो तरीका होता है हमारा पर्टिकुलरली सीक्वेंस में रखना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो इसके हिसाब से पहले अगर आपको स्टोन टूल रखेंगे, उसके बाद आप कुल्हाड़ी रखेंगे, फिर तलवार रखेंगे, तो इससे ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा लोगों को कि लोग क्या करते थे। पहले ह्यूमंस जो होते थे, स्टोन टूल से लोग जानवरों का शिकार करते थे, उनको खाते थे, अपना डेली का रूटीन चलाते थे। उसके बाद उनमें कुछ इवोल्यूशन हुआ कि लोगों ने जानवरों को भी मारना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ कुल्हाड़ी का यूज़ करना शुरू किया। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर के बाद अब जब तलवार हमें मिला, तलवार मिलने का मतलब ये है या तो हंटिंग के गैदरिंग के लिए यूज करते थे अब, और साथ ही साथ अपने बाउंड्रीज़ को पर्टिकुलर स्टेट्स बना के रखते थे वो लोग, बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर के लोगों से लड़ाई करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। तो ये होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप डिटेल्स को रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आता है डेटिंग द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का और पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या फिर जो भी फॉसिल्स मिले हैं, उन सबको पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेट दिया जाए, कैसे उन लोगों को उनका पता किया जाए कि वो किस टाइम पीरियड के हैं, या फिर उसकी इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की या फिर जो भी सैंपल मिला है उसका एज क्या है, इन सब को बारे में जानना। तो ये इसको जानने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव डेटिंग, एक होता है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग मतलब इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ए स्पेसिमेन और डिपॉजिट रिलेटिव टू अनदर स्पेसिमेन और डिपॉजिट। तो रिलेटिव डेटिंग का क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास सैंपल है, यदि उसका हमें एज पता है, डिटेल्स पता है, तो उसके से हम जो दूसरा जो हमारा सैंपल होता है हम उसको रिलेट करते हैं कि यदि ये इस टाइम पीरियड का है तो हो सकता है ये भी इसके इस टाइम पीरियड का हो, या फिर उसके जस्ट बाद का हो, या जस्ट पहले का होता है। एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होती है, क्रोनोमेट्रिक डेटिंग होती है, जो कि यूज टू मेजर हाउ ओल्ड स्पेसिमेन और डिपॉजिट्स इन दिस ईयर। रिलेटिव में क्या था कि 2 स्पेसिस को आपस में कंपेयर करके हम लोग पता करते थे कि इसकी एज क्या हो सकती है। हम लोग श्योर नहीं थे क्या हो सकती है, इसके बारे में जानते थे। एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होता है, उसका उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को किसी चीज़ से रिलेट नहीं करते थे, उस पर्टिकुलर स्पेसिस को या फिर जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके एज को हम लोग जानने की कोशिश करते थे, उसके बारे में रिसर्च करते थे। तो रिलेटिव डेटिंग नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी, द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट रॉक और सॉइल फॉर्मेशंस आर लेड डाउन इन अ सक्सेसिव लेयर ऑफ स्ट्रेटा। जैसा कि कोई भी एक टाइम पीरियड हमारा एक अफ्रीका को ही समझ लीजिए, अलग अलग टाइम पीरियड पे लोग रहते थे। यहाँ पे 4 मिलियन ईयर हो या 3 मिलियन ईयर हो, 2 मिलियन ईयर हो, 1 मिलियन ईयर हो, तो इनके जो लेयर्स होते थे, मिट्टी का जो लेयर्स थे वो अलग हुआ करते थे। तो जो सबसे नीचे का जो लेयर में अगर हमें डिटेल मिले तो ये समझ लिए कि सबसे पुराना है वो हो सकता है 4 मिलियन ईयर्स हो। उसके बाद जब लोग आए तो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लेयर्स फिर धीरे धीरे इस पर जमना शुरू किया। तो इसके ऊपर का जो हमें रिसर्च यहाँ पे डेटा मिले तो 3 मिलियन ईयर्स को, मतलब इससे तो पुराना नहीं हो सकता, ये उसके बाद ही होगा। इस तरह हम लोग जो डिटेल्स निकालते थे उसे हम लोग क्या करते थे, स्ट्रैटिग्राफी बोलते थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ हो कि आपका जो लेयर बाय लेयर जमा हो, लेकिन कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक के कारण या फिर कुछ और इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो ये पूरी तरह से मिक्स हो गया, तो हम ये नहीं बता सकते कि नीचे वाला स्पेसिस कौन सा है, ऊपर वाला स्पेसिस कौन सा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, एब्सोल्यूट या फिर क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। रेडियोकार्बन और कार्बन 14 डेटिंग, अ डेटिंग मेथड यूजेस द डीके ऑफ कार्बन 14 टू डीके ऑर्गेनिक रिमेन्स। इट इज़ रिलायबल फॉर डेटिंग वंस लिविंग मैटर अप टू 50,000 ईयर्स अगो। तो जो रेडियो कार्बन जो मेथड होता है डेटिंग का, आज से
50,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो भी स्पेसिस मिला है हम उसके एज को रेडियो कार्बन मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जो हमारे पास कार्बन का पूरा जो डिटेल्स है या फिर जो पूरा अमाउंट है कार्बन का वो आधा खत्म होने में कितना टाइम लगा है उसका। तो रेडियो कार्बन में जो होता है हाफ लाइफ का जो टाइम होता है याद रखिएगा 5730 ईयर्स। अब जो हमारा दूसरा होता है रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 केस, इसके जो हाफ लाइफ का टाइम होता है 1330 मिलियन ईयर्स होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इसका कहाँ से जीरो से लेकर 3 बिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन के इवोल्यूशन से भी पहले तक के हम लोग को डिटेल्स को हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। या फिर कोई भी जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे या फिर जो भी हमारे सैंपल्स मिलेंगे वो 3 बिलियन ईयर्स अगर ओल्ड पुराने भी होंगे तो भी हम उसका एज पता कर सकते थे। और जो दूसरा एक आता था हमारा एक और पॉइंट है 40 आर्गन 39 आर्गन डेटिंग। इसमें क्या होता था हम लोग डिफरेंट रॉक सैंपल्स को एस्टिमेट करते थे कि उनमें पोटेशियम और आर्गन की क्वांटिटी कितनी या फिर कितना डीके हुआ है, क्या एज है, उसके हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ों को डेट को एनालाइज कर सकते थे। उनकी डेटिंग क्या होती थी, वो कितने एज ओल्ड के होते थे, ये सब। फिर जो पॉइंट आता है एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, ये हमारे लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से देखा जाए तो इसके रिलेटेड हम लोग एथिक्स में भी कुछ जो हमारा जो एथिक्स का जो पेपर होता है वो एथिक्स के पेपर में भी इसके डिटेल्स को हम लोग रख सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं ऐसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल में क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन आर ऑफन गिवन pseudonyms और फेक नेम्स। मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल टू यूजिंग अ फेक नेम फॉर अ कम्युनिटी एज वेल। एक कम्युनिटी के बारे में यदि कोई रिसर्च कर रहा है तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते थे उनका एग्जैक्ट नेम नहीं बताते थे, प्रोवाइड नहीं करते थे, एग्जैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते थे ताकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो लोग सेव कर सकें, बचा सकें। या फॉर एग्जांपल यदि आप किसी भी एक साइट पे आपको कई सारे लोकेशंस मिले कि बरियल साइट्स हैं, यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, और आपने रिसर्च में कुछ ही मूर्ति खोदी उसके बाद एग्जिबिट किया और बता दिया पूरे न्यूज़ में कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिले हैं ये मूर्तियाँ मिली हैं, फिर वो तो हो सकता है कि वहाँ पे लूटिंग हो जाए या फिर कुछ गलत तरीके से लोग वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, फिर उस पर्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफिकल कंडीशंस होगा बर्बाद हो जाए, हम पूरी साइट को बर्बाद कर दें। तो इसलिए कई सारे केसेस में क्या करता था किसी जैसे कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी के बारे में आपको रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उस कम्युनिटी को पसंद नहीं है कि बाहर के लोग आपके बारे में जानें या फिर बाहर के लोग उनके बारे में जानें, उनके तौर तरीक़ों को देखें, या फिर कुछ लोगों को प्राइवेट रहना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे लोगों के टाइम क्या होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सबसे एथिक्स क्या होता है कि आप जिस कम्युनिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या उनके बारे में यदि पढ़ रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनके प्राइवेसी का भी आप गलत फ़ायदा ना उठाएं, प्राइवेसी को भंग ना करें, आप उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। डिफ़िकल्ट फॉर फ्यूचर एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू कंडक्ट फॉलो अप स्टडीज़ इफ़ द कम्युनिटी इज डिसाइड। हाँ, लेकिन इसका एक सबसे डिसएडवांटेज ये भी था कि आप किसी कम्युनिटी के बारे में अगर आपने रिसर्च किया है, कम्युनिटी 1 के बारे में अगर आपने रिसर्च किया और उनके बारे में आपने प्राइवेसी के बचाने के लिए आपने गलत फेक नेम यूज़ किया, फेक लोकेशन यूज़ किया नॉर्मली, तो जो अब फ्यूचर के जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आएंगे उनको डिटेल्स मिलेगा नहीं उसके बारे में पूरी तरह से, क्योंकि उनको तो सब कुछ डिस्गाइज्ड रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है वो भी बिलीव करते हैं कि हो सकता है उनने जो पब्लिकेशन दिया है किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में तो वो उस पर्टिकुलर कल्चर सोसाइटी को हार्म भी कर सकता है। आर्ट एंड एंटीक्विट्स कलेक्टर्स एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड लूटिंग इफ आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट केयरफुल अबाउट हाउ एंड टू होम दे रिपोर्ट देयर डिस्कवरीज। यदि किसी भी साइट पे आपको कुछ डिटेल्स मिला हुआ है, कुछ मूर्तियाँ हो गई या कोई स्पेसिमेंस मिल गए, आर्टिफैक्ट्स मिल गए, तो इन सब का ब्लैक मार्केटिंग होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यदि आप किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया और किससे बताना है इन सब के बारे में डिटेल उसको पता नहीं है और ऐसे ही वो पब्लिश करवा दिया कि यहाँ यहाँ ये मिला है, तो चांसेस ऐसा होता है कि वहाँ पे लूटिंग शुरू हो जाए, अनकंट्रोल लूटिंग हो गए, होलसेल रैंसैकिंग हो गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये सब ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, चोरी होना शुरू हो जाएगा, ये सब तरीके होते हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क फॉर द जनरल पब्लिक। इनका जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो भी हमारा जो रिजल्ट है या फिर जो भी हमने रिसर्च किया है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है, अपने पूरे रिसर्च को, अपने पूरे थेसिस को, ऑब्जर्वेशन को, सब कुछ जनरल पब्लिक के साथ शेयर करे, लेकिन सिर्फ वही शेयर करे जो उनके लिए ज़रूरी है या जिसको शेयर करने से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या साइट को नुकसान न पहुँचे, हार्म न पहुँचे। तो हर एक चीज़ को देखते हुए ही उन्हें पब्लिश करना चाहिए और अपने जो भी डिटेल्स हो उनको देना चाहिए। तो
इसी तरह हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जो एंथ्रोपोलॉजी को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लिए हुए हैं उन्हें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।